गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैरियर 360। आपका कैरियर 360 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कोई मैथ का वीडियो नहीं, कोई रीजनिंग का वीडियो नहीं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। उसके पहले मैं कुछ आप लोगों को बता दूँ कि मैंने सारे एकेडमिक बैच मतलब हाई स्कूल 11th एंड 12th सारे बैच स्टार्ट कर दिए गए। इम्पोर्टेंट मैंने सारे कंपटीशन के बैच स्टार्ट कर दिए। सुबह 7 से 10 तक कंपटीशन का बैच है, तो आप लोग उन बैचों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लो, क्योंकि ज़िंदगी में चुनौतियाँ आती रहेंगी। आज हमारे सामने बहुत चुनौतियाँ हैं, घर की प्रॉब्लम्स हैं, कोरोना है, ये सब, लेकिन हम जागरूक इंसान हैं, हमें उनके बचाव पता है कि हमें कैसे करना है। मैं एक भी बैच में 10-12 से ज़्यादा लोग नहीं बिठा ला, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन होती रहे। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन है। आप लोग आएँ और बैच ज्वाइन करें, और क्योंकि आपके सामने लक्ष्य डिसाइडेड है। जेल पुलिस यूपी जेल वार्ड के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, सीपीयू आ चुका है, आने वाले दिनों में यूपी पुलिस और एमपी पुलिस दोनों आने वाले। तो लक्ष्य आपके सामने है और उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना वीडियो, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों की एग्ज़ाम की वेटेज की बात करें तो जिन एग्ज़ामों में जीके आता है उन सभी एग्ज़ामों में ये दोनों मिलके 12 से लेकर 16 नंबर के आते हैं। मैं ओल्ड हिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एशियन हिस्ट्री थोड़ी कम आती है। मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री प्लस पॉलिटी। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इनकी वीडियोज़ आपको पहुँचाता रहूँगा। तो आज अपन बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है संविधान। तो सबसे पहले हमारे जानना ये जरूरी है, सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि संविधान होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि संविधान होता क्या है। मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनवाता रहूँगा, आप लोग पेन पेपर लेके नोट्स बनाते रहें। और जिन लोगों को संविधान की परिभाषा होती है या जो चीज़ें मैं पूछूंगा अगर आपको पता है तो आप उनके कमेंट्स जरूर करते रहें, जिससे कि आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ये कमेंट्स किया था, इसका आंसर ये। सभी लोग कमेंट्स करके आंसर जरूर बताएंगे सारे, ठीक है। तो पहला सवाल उठता है कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय शासन प्रशासन एवं हमारी कार्यपालिका व न्यायपालिका सभी इसके अनुसार क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो एक ये क्या है, लिखित दस्तावेज है। या दूसरे शब्दों में बहुत सारे लोगों ने बोल रखे कि ये है क्या, ये एक ऐसा लिखित, मैं बिल्कुल शॉर्ट में परिभाषा देने जा रहा हूँ, ऐसा लिखित दस्तावेज है, या ऐसा इसे शॉर्ट में ऐसे कह दो, भारत पर राज करने का एक लिखित मसौदा, ठीक। तो संविधान क्या है? भारत पर रूल राज्य करने का एक लिखित मसौदा है, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब ये संविधान करता क्या है? तो संविधान सबसे पहले हमारी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है। किसे अभिव्यक्त करता है? ये हमारी फ्रीडम होने की स्किल को आइडेंटिफाई करता है कि अब हम कैसी स्वतंत्र देश के निवासी हैं। दूसरा कि ये हमारे स्ट्रक्चर को दर्शाता है, हमारे भारतीय ढांचे को, रीति रिवाज एवं क्योंकि प्रस्तावना में आप ये चीज़ें जाके पढ़ें कि हमारा देश कैसा है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है। तो ये सारी चीज़ जो संविधान करता है क्या है, ये हमारी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है और भारतीय ढांचे को दर्शाता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें साथ में लेके चल रहा हूँ। तो बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा और मैं आप लोग जो चीज़ें मैं बोलता जाऊँ आप लोग नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, ये किस शब्द से लिया गया है? तो हमारे पास एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जिसे हम कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है प्रशासन, शासन करने वाला सिद्धांत। जिसका मतलब होता है क्या? शासन करने वाला
सिद्धांत। तो शासन करने वाले सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूट। और इसी कॉन्स्टिट्यूट वर्ड से हमारा क्या लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से एक नई परिभाषा निकलेगी कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान की। तो संविधान की क्या नई परिभाषा निकलेगी? संविधान की नई परिभाषा निकलेगी कानूनों का ऐसा समूह, कानूनों का ऐसा समूह जो सरकार की शक्तियों को, जो सरकार को शक्ति प्रदान करता है एवं उनके प्रयोगों को सुनिश्चित करता है, वही हमारा क्या होता है? संविधान। तो मतलब ये कानूनों का ऐसा समूह है जो लोग रूल कर रहे हैं, जो सरकार है उन्हें शक्तियां तो प्रदान करती है लेकिन उनके प्रयोगों को भी सुनिश्चित करती है। ये मतलब एक लिमिटेशन लगाती है कि इन्हें सरकार जो मर्जी चाहे वो कर ले। तो ये हमारा क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, अपन अब क्या करते हैं, थोड़ा सा जो हमारा पहला भारतीय संविधान का पहला चैप्टर है, वही चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है हमारा भारतीय संविधान का विकास, जिसे अपन पढ़ने से पहले थोड़ी स्टैटिक जानकारी अपन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बनता है, पहले अपन उसे डिस्कस कर लेते हैं, जो आप लिख भी लोगे। सबसे पुराना संविधान किस देश का है? आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे सबसे पुराना संविधान किस देश का है। तो उसका आंसर क्या है? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो क्वेश्चन बनते हैं कि ये हुआ कब? तो जरा गौर से देखना कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका जो संविधान है वो 17 सितंबर 1787 के बन के रेडी हो गया। इस डेट में क्या हुआ? बना था, इसे पूरे देश में लागू नहीं किया गया था। कब बना था? 17 सितंबर 1787 में। फिर एक अमेरिका में सम्मेलन होता है जिसे हम लोग जानते हैं फिलाडेल्फिया का सम्मेलन। तो फिलाडेल्फिया के सम्मेलन के बाद होता है कि हमारा जो अमेरिका का संविधान होता है वो 21 जून 1788 को पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। पूरे देश में क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। तो हमें क्या मिला? विश्व में सबसे पुराना संविधान किसका? यूएसए का है, जो 17 सितंबर 1787 को बन के रेडी हो गया था। उसके बाद फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद इसे 21 जून 1788 को क्या कर दिया गया? इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे सामने, वो क्या बनता है? आप सारे नोट्स प्रॉपर बना लें, क्योंकि आपको आज एक ऐसा लेवल मिलेगा पॉलिटी का जिससे आप कुछ सेटिस्फेक्शन, कुछ एक आपकी बेस अच्छी समझ जागरूक होगी कि हमें चीज़ों को पढ़ना कैसे। क्योंकि और कोचिंग या और एकेडमिक चीज़ लोग करते गए कि बस अपनी उन्होंने बुक खोल दी और रटवाना शुरू कर दिया, लिखवाना शुरू कर दिया। जो आपको बुक से ही पढ़ना है, जो आपको रटनी है, तो आप बुक से घर से रट्टा मार लो, पैसे बर्बाद क्यों करने। मैं आपको उस लेवल तक पहुँचा के जाऊँ, क्योंकि आप लोगों को, जो लोग मुझसे पढ़ते हैं, उन्हें साफ पता है कभी मैं एक बुक से नहीं पढ़ा था। कभी मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी, यानी कि अगर मैं जीके पढ़ा तो एनसीईआरटी लेवल, एनसीईआरटी कवर होगा, जितनी बुक है सारी कवर होंगी, सब कुछ कवर होगा। क्योंकि मैं अपने जो नोट्स बनाता हूँ कम से कम मतलब एक प्रॉपर आइडियल नोट्स बनाने की कॉन्सेप्ट करता हूँ और उन्हीं से आपको मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता है विश्व में सबसे बड़ा संविधान। तो बहुत सारे लोग तुरंत आंसर बता देते हैं भारत, लेकिन नहीं है। वो संविधान है इंग्लैंड का। कहाँ का संविधान है? इंग्लैंड का। लेकिन ये क्या है? ये लिखित नहीं है। ये जो संविधान है इंग्लैंड का, जो संविधान है वो लिखित नहीं है। तो अगर क्वेश्चन लिखित संविधान है, जब तक इसमें वर्ड आए कि लिखित संविधान इंडिया का बना है, लेकिन वैसे नॉर्मल जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है वो किसका है? लेकिन इंग्लैंड के संविधान में एक चीज का वर्णन है, एक चीज लिखित है, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। तो अब आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मैग्ना कार्टा होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ मैग्ना कार्टा होता क्या। बात करेंगे अपन 1215 की। सन 1215 में एक राजा हुआ करते थे सर जॉन। ठीक, इंग्लैंड का एक राजा हुआ करता था सर जॉन। इसने अपनी प्रजा को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए थे और यही मौलिक अधिकार
क्या कहला है? मैग्ना कार्टा कहला है। और यही मैग्ना कार्टा सिर्फ इंग्लैंड के संविधान में लिखित है। तो अब आपको कमेंट करके ये बताना है भारत के संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे, तो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वो भाग कौन सा है भाई? वो है भाग नंबर 3, जिसमें अनुच्छेद कितने हैं? 12 से लेके 35 तक, और जिन्हें अपन क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। जिन्हें अपन क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। आप लोग कमेंट्स जरूर करते रहे, ठीक है? मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाते रहना। तो इंग्लैंड के संविधान में सिर्फ एक चीज़ लिखी, तो वो क्या? मैग्ना कार्टा। मैं आपको समझा चुका हूँ मैग्ना कार्टा है क्या। 1215 में इंग्लैंड का एक राजा जॉन था, जिसने अपनी प्रजा को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए, जो उन मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता था, ठीक है? यही मौलिक अधिकार क्या कहला है? मैग्ना कार्टा कहला। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 को, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब क्वेश्चन दोबारा से होता है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का है। लेकिन यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। एक पहले देश हुआ करता था यूगोस्लाविया। एक देश का नाम था यूगोस्लाविया। भारत से पहले सबसे बड़ा लिखित संविधान यूगोस्लाविया का हुआ करता था, लेकिन ये यूगोस्लाविया देश कई छोटे छोटे देशों में विभक्त हो गए, जिसकी वजह से उसके संविधान के बहुत सारे पार्ट हो गए। इसी की वजह से अब सबसे बड़ा संविधान किसका हो गया? भारत का हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन होता है, सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? हमारा भारत है। अगला क्वेश्चन होता है, विश्व में वह देश जिसका संविधान सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा संविधान किसका है? आप लोग कमेंट्स करके जरूर बता देंगे। वो किसका है? नेहरू का है, ठीक है? वो किसका है? नेहरू का। आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे इस देश की राजधानी। और आपको पता होगा, अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगर मैं बता दूं, जो पेपर हुआ था हमारा CDS 2018, CDS 2018 में 3 क्वेश्चन, आप लोग प्रीवियस ईयर देखना, 3 क्वेश्चन सिर्फ भारतीय संविधान के इतिहास से आए थे, मतलब यहाँ पे भारतीय संविधान के विकास से आए थे। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं आपको लेकर चलूँगा। आज मैं आपको जड़ से निकाल के लाऊंगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जन्म कहाँ से हुआ। लेकिन अभी थोड़ी स्टैटिक ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंप्लीट कर लो। तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि भारतीय संविधान में कितने संशोधन, तो ये बात नोट बना के लिख लेना कि भारतीय संविधान में अभी तक 100 से अधिक संविधान संशोधन हो गए, जबकि अमेरिका में सिर्फ अभी 9 बार संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है? ये चीज़ आप नोट करके लिखेंगे कि भारतीय संविधान में अभी तक सिर्फ भारतीय संविधान में 100 से अधिक संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, जबकि सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी तक सिर्फ कितने संविधान संशोधन है? 9। ये चीज़ आप नोट करके लिख लें। अब हुआ क्या भाई? अब मैं आपको लेके चलता हूँ हिस्ट्री में। अब मैं आपको बताता हूँ कि संविधान का जन्म कहाँ से हुआ। मैं बिल्कुल हिस्ट्री से आपको लेके चलूँगा, एक कहानी के थ्रू में आपको सब कुछ रटवा दूंगा। असली टॉपिक आपका अब स्टार्ट हुआ है। अकबर के शासन में 1599 में सबसे पहले एक अंग्रेज आया, जिसका नाम था जॉन मंटेल हॉल। ये भारत आया और इसने देखा कि भारत में व्यापार करने के बहुत सारे सुचारू साधन हमारे पास हैं। अगर हम भारत आ जाएं और हमने व्यापार शुरू कर दिया तो हमें काफ़ी मुनाफा होगा। तो ये इंसान भारत में घूमा फिरा, उसके बाद ही वापस गया इंग्लैंड, ठीक है? ये वापस कहाँ गया? ये वापस इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड में जाके ये अपने ग्रुप का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? ये इंग्लैंड में जाके ग्रुप का निर्माण करता है। इस ग्रुप का नाम बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस ग्रुप का नाम था मर्चेंट अवेंजर्स, ठीक है? इसका नाम क्या था? मर्चेंट अवेंजर्स। तो मर्चेंट अवेंजर्स नाम का एक इसने ग्रुप तैयार किया, और ये ग्रुप सिर्फ किस लिए तैयार किया गया था इसके द्वारा? इसे सिर्फ भारत पे आके क्या करना था?
गया था। तो इस ग्रुप ने जाके इंग्लैंड की महारानी उस टाइम कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम ने, मैं इतना मिटा देता हूँ। तो ग्रुप का नाम याद रखें, क्या था? मर्चेंट अवेंजर्स। तो इसी ग्रुप ने जाके महारानी एलिजाबेथ प्रथम से क्या मांगा? दिसंबर 1600 में आदेश मांगा, और इसी आदेश को हम कहते हैं दिसंबर 1600 का चार्टर राजलेख। तो चार्टर राजलेख कब आया? दिसंबर 1600 में। जो क्या था? ये था मर्चेंट अवेंजर्स, जो ग्रुप था जो भारत में व्यापार करने आया था, इसने आदेश मांगा था एलिजाबेथ प्रथम से। ठीक है, इस आदेश में क्या था? इस आदेश में एलिजाबेथ प्रथम ने बोल दिया था कि 15 वर्ष के लिए आप भारत तथा पूर्वी देशों में जाके आप क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। फिर यही ग्रुप, मर्चेंट अवेंजर्स ग्रुप, यही भारत आता है और 31 दिसंबर 1600 में क्या करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है, जो जहांगीर की आज्ञा से गुजरात के सूरत में ये लोग अपनी क्या करते हैं? पहली फैक्ट्री लगाते हैं। तो मर्चेंट अवेंजर्स इंडिया आते हैं। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आते हैं, जो कब आते हैं? 31 दिसंबर 1600 को आते हैं, और जहांगीर की आज्ञा से गुजरात के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते। तो बहुत बार ये चीज़ पूछी जा चुकी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का फुल फॉर्म क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फुल फॉर्म था, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से लिख लो। फुल फॉर्म था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडिया। तो ये था हमारा क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो अब क्वेश्चन होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक थे 2 लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक थे 2 लोग। पहले इंसान का नाम था जॉन वॉट्स, और दूसरे इंसान का नाम था जॉर्ज वाइट। दूसरे इंसान का नाम क्या था? एक इंसान जॉर्ज वाइट था, दूसरे का नाम जॉन वॉटसन था। ठीक है, कंपनी की कुछ अपनी संरचना थी। कंपनी की संरचना, कंपनी को 2 भागों में विभक्त किया गया था। एक होता था कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी होता था, इसमें मालिकों का समूह हुआ करता था, जितने भी कंपनी के मालिक थे। दूसरा था कंपनी का निदेशक मंडल, जो कंपनी के मालिक लोग थे यही निदेशक मंडल को चुनते थे। और क्वेश्चन आ चुका है, निदेशक मंडल, कंपनी के निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो कंपनी के निदेशक मंडल में कंपनी जो सदस्यों की संख्या थी वो 25 हुआ करती थी। ठीक है, ओपन चलते थोड़े से। अभी तक क्या था? देश में सब कुछ सही चल रहा था। एक तरफ राज्य कर रहे थे मुगल, और एक तरफ व्यापार कर रहे थे हमारे अंग्रेज। एक तरफ व्यापार कर रहे थे अंग्रेज। अभी तक देश में सब सही चल रहा था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद सारी स्थितियां बिगड़ गई। और क्वेश्चन होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हुई कब थी? तो वो थी 1707 में। 1707 से औरंगजेब की मृत्यु के बाद सारी चीजें बिगड़ गई। बिगड़ी कैसे? पहले सबका हेडक्वार्टर औरंगजेब के पास, जितने भी मुगल शासक थे वो सिर्फ औरंगजेब के अधीन काम कर रहे होते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो इसके सूबेदार हुआ करते थे अलग अलग राज्यों में, वही सूबेदार अब क्या बन के सामने आ गए? नवाब बन के सामने आ गए। तो अपन चलते हैं उस टाइम के सबसे संपन्न राज्य बंगाल की तरफ। तो बंगाल के जो अब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होने वाले हैं, आप वीडियो को अच्छे से देखना और गौर से सुनना और नोट्स बना लेना। तो क्वेश्चन बनेगा, बंगाल के जो नवाब थे, इसकी औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो बंगाल के सूबेदार थे, अब वही सूबेदार बिल्कुल फ्रीडम हो गए, बिल्कुल स्वतंत्र हो गए, और वही सूबेदार अपने आप को क्या बताने लगे? बंगाल के नवाब। तो बंगाल के नवाब बताने लगे। तो क्वेश्चन होता है कि बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो बंगाल का पहला नवाब तो मुर्शिद कुली खान।
तो बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली का, जो किस डेट तक, जो 1713 से लेके 1727 तक जिसने क्या किया, बंगाल पर राज्य किया। इसके बाद टाइम आ जाता है 1740, क्योंकि हमें पॉलिटी की तरफ आगे बढ़ना है, तो 20 की चीज़ें मैं मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करूँगा, तो अपन पॉलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1740 में एक भयंकर युद्ध होता है, जो हमारे पूरे बंगाल की जो बंगाल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे बंगाल को तहस नहस करके रख देता है, और यही युद्ध होता है घेरिया का, जिसे आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा, बहुत कम जाना होगा, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ चुका है कि घेरिया का युद्ध किन लोगों के बीच हुआ था। तो घेरिया का युद्ध कब हुआ था? घेरिया का युद्ध 1740 में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? ये बंगाल के नवाब वर्सेस उसी के सेनापति के बीच। अब आपको कुछ लोगों के नाम आने लगे। तो बंगाल का उस टाइम जो नवाब था वो कौन था? वो था सरफराज। बंगाल का नवाब उस टाइम कौन था? वो था सरफराज, ठीक है। और जो सेनापति था वो कौन था? सेनापति था, सेनापति का नाम आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, और उस सेनापति का नाम था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान, ठीक है। और नवाब कौन था? सरफराज। तो अब बंगाल, अब इसमें क्या होता है? बंगाल हार, वो नवाब हार जाता है, और अलीवर्दी खान क्या कर जाता है? जीत जाता है। तो अब बंगाल का अगला नवाब, बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा? अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान बंगाल का अगला नवाब है। और अलीवर्दी खान राज्य करता है कब तक? 1740 से लेके 1756 तक। ये राज्य कौन करेगा? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि अब अलीवर्दी खान राज्य की, तो अलीवर्दी खान ने एक स्टेटमेंट जारी किया था अंग्रेजों के खिलाफ। वो क्या था? ये एग्जाम में आ चुका है कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, यदि ये हमारे साथ रहेंगे तो ये शहद के समान हमारी धन संपत्ति को पूरा इकट्ठा कर लेंगे अपने लिए, और अगर हम इनके खिलाफ गए तो ये मधुमक्खी के ही समान हमारे डंक पहुंचाएंगे और हमें नुकसान करेंगे। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? अलीवर्दी खान के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो अलीवर्दी खान के द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया गया था। अब क्या होता है? अब अगला नवाब बनता है सिराजुद्दौला। अगला नवाब बनेगा सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला नवाब कितने समय के लिए बनता है? सिराजुद्दौला नवाब बनता है 1756 से लेके 1757। ये पहला वो इंसान था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी पहला एक्शन लिया। इसने अपने समय में 20 इसने कालकोठरी की त्रासदी करवाई थी 20 जून 1756। 20 जून 1756 में इसने त्रासदी करवाई थी, जिसे अपन लोग कालकोठरी घटना के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक। इस घटना में क्या हुआ था? सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के 146 अंग्रेज सैनिकों को क्या बना लिया था? बंदी बना दिया था, और उन्हें इस तरह की कोठरी में बंद कर दिया गया जिसमें घुटनों तक तो पानी भरा था, और जिसमें सांस लेने मतलब हवा का कोई सर्कुलेशन नहीं था। तो अगले दिन जब इसे खोला गया, अगले दिन जब इन लोगों को बाहर निकाला गया, तो इनमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई, और बचे इंसान कितने? 23। इन्हीं 23 इंसानों में से एक इंसान बचता है। अब यहाँ से चीज़ें बदलेंगी। इन्हीं 23 इंसानों में से एक इंसान बचता है जिसका नाम था विलियम हॉलवे। इसने अपनी पुस्तक में कालकोठरी की घटना का वर्णन किया, और इसी पुस्तक को जब इंग्लैंड तक पब्लिश किया गया, पहुंचा गया, तो इस घटना के बारे में ब्रिटिश को पता चल गया। तो ब्रिटिश ने अब ये बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अभी वो खुद शासन नहीं करेगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बोला कि अब हम ईस्ट इंडिया के माध्यम से अब हम भारत पे अपनी प्रशासन व्यवस्था भी बिठाएंगे। अब उन्होंने डिसाइड किया इस त्रासदी के बाद कि अब हम भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से क्या करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अब हम प्रशासन व्यवस्था भी करेंगे। तो इसके साथ ही
ब्रिटिश ने अपना पहला इंसान, पहला आदमी भारत भेजा। और भारत में वो किस पोस्ट से आया? वो आया बंगाल का गवर्नर बन के। तो बंगाल का गवर्नर बन के पहला आदमी भारत आ रहा है। जो कब आया? जो आया 1757 में। ये इंसान 1757 में आया, जिसका नाम क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अब आपको सारी चीज, अभी तक आपने सिर्फ रट्टा मारी कि बंगाल का पहला नाम रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के पहले सांसद, पहला नवाब मुर्शिद कुली, अभी आपने रट्टा मारा होगा। लेकिन मैंने आपको एक कहानी के थ्रू धीमे धीमे आगे बढ़ के मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी। तो मैं आपको कहानी के थ्रू ही सारी पॉलिटिक्स, सारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा, ना कि ऐसे पन्ने, ना कि ऐसे किताबें लिखवा के ये सब करवा के। और आपको सारी चीज़ें याद होने लगेंगी कि कैसे घटना हुई और उन घटने का रिजल्ट कैसे निकला। कालकोठरी की त्रासदी का रिजल्ट ये निकला कि अब भारत में प्रशासन व्यवस्था शुरू होने लगी। प्रशासन मतलब अब जन्म होगा हमारी पॉलिटी का धीमे धीमे चल के। तो प्रशासन व्यवस्था देश के अंदर आ चुकी है। प्रशासन के लिए बंगाल का पहला गवर्नर बना के 1757 में कैसे भेज दिया? रॉबर्ट क्लाइव को। और यही रॉबर्ट क्लाइव आते ही तुरंत क्या बनाएगा? तबाही मचा देगा। और इसने आते ही 1757 में तुरंत किसका युद्ध छोड़ दिया? इसने युद्ध छोड़ दिया प्लासी का युद्ध, जिसका वर्णन इतिहास में बहुत ज्यादा है। तो इसने प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? प्लासी का युद्ध अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब, अंग्रेज कौन आया था? हमारा क्लाइव। अंग्रेज कौन आ गया था? क्लाइव वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक, ये कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला काफी अच्छा शासक था, काफी भरपूर शासक था। ये अंग्रेज इसे हराने, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ चालाकी चल कर दी। अब चालाकी कैसे थी? अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सिराजुद्दौला के साथ धोखा हुआ। जी हाँ हुआ, लेकिन आप लोगों को पता होगा सिर्फ इसके सेनापति ने धोखा दिया? नहीं, इसके सेनापति ने तथा इसके मंत्री ने इसे धोखा दिया। तो इसके जो सेनापति था वो कौन था? मीर जाफर। ये सेनापति था, वो मंत्री कौन था? राय दुर्लभ। तो ये इसका मंत्री था। राय दुर्लभ जो था वो इसका मंत्री था। और जो मीर जाफर था वो इसका क्या था? सेनापति था। इन दोनों ने इसे क्या कर दिया? धोखा दे दिया। और ये युद्ध जो प्लासी का युद्ध है, सबसे कम समय तक चलने वाले युद्ध में शुमार है। ये युद्ध मात्र 1.5 घंटे तक चला और 1.5 घंटे में ही रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध जीत लिया। सिराजुद्दौला पराजित हो गया और बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। तो प्लासी के युद्ध का रिजल्ट क्या निकला? प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। सिराजुद्दौला का एक मंत्री राय दुर्लभ था और एक सेनापति था मीर जाफर था। इन दोनों ने उसके साथ धोखा किया और ये युद्ध मात्र 1.5 घंटे में खत्म किया गया। और इसके बाद बंगाल का अगला नवाब किसे बना दिया गया? मीर जाफर को। इसके बाद बंगाल का अगला नवाब किसे बना दिया गया? मीर जाफर को बना दिया गया। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। कल अपन आगे की चीज़ें पढ़ेंगे और कल अपन भारतीय संविधान के विकास को एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, बहुत ज़्यादा शेयर करना और अपने बैचेस जो स्टार्ट हो गए हैं ऑफलाइन बैच, वो स्टार्ट मतलब आके ज्वाइन कर लेना। उस बैच में मैं अभी एवरेज करवा चुका हूँ। एवरेज के कठिन से कठिन सवाल सिर्फ हमने डेविएशन से खत्म किए जो लोग पढ़ रहे हैं, और मैं कॉन्फिडेंस लेवल ये आ चुका है वो क्वेश्चन को बस देख के सॉल्व करना सीख रहे हैं। डेविएशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ एवरेज। ठीक है, तो एवरेज सारा एवरेज डेविएशन से खत्म हो जाता है। बाकी आप वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।